हेलो फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। तो कैसी लग रही है मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस? कैसे अभी तक आपने देखा कि यूरोपियन कंपनीज भारत में आती हैं और धीमे धीमे एक बिजनेस कंपनी से वो एक पॉलिटिकल एम्बिशियस की तरफ जाके, और आखिरी में हम देखेंगे कि भारत को जो ब्रिटेन की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अपनी एक कॉलोनी, अपना एक उपनिवेश बना लेती है। तो यहां तक हमने जो बात करी है उसको हल्का सा मैं बता देता हूं कि हमने कहां तक बात कर ली है। हमने बात करी थी कि कैसे 1498 में पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाल से हम लोगों ने बात करी थी कि स्वीडिश कंपनी तक किस तरीके से भारत में यूरोपियन कंपनी आई, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ब्रिटेन की, उसने कुछ लोगों, कुछ यूरोपियन कंपनीज को हरा के पुर्तगालियों को एक छोटे से एरिया में सीमित करके कुछ डेनिश जैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका बिजनेस खरीद के, और फ्रेंच को 3 कैनेटिक वॉर्स में हरा के उनका पूरा जो भी उनकी एरिया था, उनका साम्राज्य था, उनका जहां पे बिजनेस था, वो पूरा एक्वायर कौन कर लेता है? वो एक्वायर कर लेता है ब्रिटिश। वो एक्वायर कर लेती है ईस्ट इंडिया कंपनी। यहां तक हमने बात कर ली थी। हमने ये देखा था कि आखिरी में जब थर्ड कार्नाटिक वॉर हो रहा था तो ब्रिटेन ट्रीटी करता है जिसे हमने नाम दिया था ट्रीटी ऑफ पेरिस। और ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद क्या होता है? ब्रिटेन अपना जो भी उन्होंने फ्रेंच की टेरिटरी पे कब्जा किया था, जिसमें प्रमुख रूप से तो था पांडुचेरी, पांडुचेरी को वापस किसको दे दिया जाता है? फ्रांस को दे दिया जाता है। और उसके अलावा चंद्रनगर, हालांकि ट्रीटी ऑफ पेरिस में चंद्रनगर को मना कर दिया था कि ब्रिटिशर्स ने कि हम चंद्रनगर किसको नहीं देंगे? फ्रेंच को वापस नहीं देंगे। लेकिन आगे हम देखते हैं कि चंद्रनगर भी किसको दे दिया जाता है? फ्रांस को दे दिया जाता है। तो अभी तक हमने बात कर ली थी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि कैसे न्यू दिल्ली में, दिल्ली में मतलब भारत में उस समय कौन रूलर थे? मुगल्स थे। और कैसे 1707 के बाद आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब ये जो मुगल्स हैं ये काफी क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे। अच्छा, इनके वीक होने का कारण सिर्फ यूरोपियन कंपनीज नहीं है। इनके वीक होने का कारण इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका था, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका था वो बहुत खराब हो जाता है। हिंदी में एक शब्द होता है बेलखना। तो आप 1707 से 1857 तक, कब से कब तक? 1707 से 1857 तक जितने भी मुगल एम्पायर देखोगे उन सब में कोई लक्षण नहीं थे। क्या नहीं थे? कोई भी अच्छी बात नहीं थी, जिससे उनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया? बहुत खराब हो गया। बहुत खराब एडमिनिस्ट्रेशन होने के कारण यहाँ पे मुगल एम्पायर कैसे हो जाएंगे? बहुत वीक हो जाएंगे। वीक हो जाएंगे इसका मतलब दिल्ली में अब धीमे धीमे क्या बढ़ रहा है? दिल्ली में अब पॉलिटिकल पॉलिटिकल वैक्यूम क्या होता जा रहा है? पॉलिटिकल वैक्यूम होता जा रहा है। किसी के पास कोई भी एक शक्तिशाली आदमी नहीं रहता है। अगर कोई शक्तिशाली आदमी नहीं रहेगा तो बाकी जो थोड़े भी शक्तिशाली आदमी जो दिल्ली से और दिल्ली के से दूर और दिल्ली के आसपास हैं वो क्या होंगे? वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देंगे, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे। तो आज जो हम कहानी पढ़ेंगे, आज हम कहानी पढ़ेंगे कि कैसे 1707 से लेके 1857 तक इन्हें कहा जाता है उत्तरकालीन उत्तरकालीन मुगल बादशाह। इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1526 से लेके 1707 तक अच्छा खासा टाइम पीरियड बिताया। हम देखते हैं 1498 में पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत में आ जाता है। उसके बाद 1526 में बाबर से हम लोग बात करेंगे औरंगजेब तक की कहानी। तो आपको करीब सात मुगल एम्परर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें बीच में जब बाबर और हुमायूं के बीच में एक और एरा आता है जिसमें मुगल एरा से जो सत्ता है वो छीन ली जाती है, किसी और को वो सत्ता मिल जाती है। तो उसको भी अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो टोटल कितने बादशाह मिलेंगे आपको? यहाँ पे 7 बादशाह मिलेंगे। लेकिन 1707 से 1857 में अगर आप देखोगे तो करीब 11 मुगल बादशाह 150 सालों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें आप देखोगे कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर किसी पावरफुल किंग के पास नहीं है, बाकी सब लोग उस पर इंटरफेयर करेंगे, तो कैसे एक इतना बड़ा एम्पायर आप देखोगे 1857 में आने की पे एकदम खत्म हो जाता है। और इस तरीके से खत्म होता है कि जो लास्ट मुगल बादशाह था
उसको दफन करने के लिए भारत में जमीन भी नहीं मिलती है। आपने सुना होगा बहादुर शाह जफर आखिरी उसके शब्द यही होते हैं कि मुझे कहां दफना दिया जाए, भारत में दफना दिया जाए, लेकिन उसकी कब्र को जमीन, वो 2 गज की जमीन भी भारत में नहीं मिलती है। तो ये सारी कहानी हम देखेंगे कि कैसे 1707 से 1857 में ये सब चीजें हो रही हैं। तो इस टॉपिक को कहा जाता है लेटर मुगल एम्परर, उत्तरकालीन मुगल बादशाह। ठीक है, 7 मुगल बादशाह, और 7 मुगल बादशाह से ये कहां पे चलते हैं हम लोग, 1526 से 1707 कितने मुगल बादशाह, 7 मुगल बादशाह, और 1707 से 1857 11 मुगल बादशाह। इन 11 मुगल बादशाह को क्या नाम दिया जाता है, उत्तरकालीन मुगल बादशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तरकालीन मुगल बादशाह इन्हें कहा जाता है। ठीक है, यहीं से हम लोग शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। जो 1707 में जिसकी डेथ हुई उसका नाम था औरंगजेब। क्या नाम था, औरंगजेब। ठीक है, छावा आपने देखी है, अक्षय खन्ना जो थे, औरंगजेब। औरंगजेब के जिस समय उसकी डेथ हो रही थी, उसके 3 बच्चे थे, 3 लड़के थे उसके। क्या क्या नाम था, एक का नाम है मुअज्जम, मुअज्जम, दूसरे का नाम है आजम, और तीसरे का नाम है कामबख्श, कामबख्श। अच्छा, हमारे यहाँ पे अगर आप स्पेशली सल्तनत एरा से पहले जितने भी राजा आप पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि वो बेटा जो या तो उम्र में बड़ा है या योग्य है, वो क्या बनाता करता था, राजा बना करता था। लेकिन जब मुगल एरा आप पढ़ोगे तो मुगल एरा में आप पाओगे कि इनके बीच में स्ट्रगल होता था। क्या होता था, स्ट्रगल ऑफ पावर आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली विजिबल होता है। औरंगजेब की बात में भी सेम चीज, औरंगजेब ने भी इसी तरीके से कब्जा किया था किस पे, जो मुगल थ्रोन था, और इसी तरीके से औरंगजेब के बेटों में भी क्या हुई, लड़ाई होती है। इस लड़ाई में जो सबसे पावरफुल जो इंसान है वो कौन है, यहाँ पे मुअज्जम है। तो मुअज्जम आजम को भी हराता है और मुअज्जम कामबख्श को। हालांकि कामबख्श बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, बहुत छोटी सी लड़ाई होती है कामबख्श के साथ, इसको हरा दिया जाता है। आजम के साथ एक बड़ा वो युद्ध होता है और इसमें किसको हरा दिया जाता है, आजम को हरा दिया जाता है। अच्छा, मुअज्जम और आजम के बीच में जो युद्ध होता है इसे कहा जाता है बैटल ऑफ जजाऊ, बैटल ऑफ जाजाऊ, जाजाऊ का युद्ध। और ये कब हो रहा है, ये हो रहा है 1763 में। कब हो रहा है, 1763 में ये युद्ध हो रहा है। अच्छा, कौन विजयी होता है इसमें, विजयी होने वाला जो व्यक्ति है वो है मुअज्जम। कौन है, मुअज्जम। हालांकि 1707 में डेथ हो गई थी, ये थ्रोन पे भी बैठ गया था, लेकिन अभी तक कौन इसको स्वीकार नहीं कर रहा था, आजम। तो 1763 में ये युद्ध होता है। जब ये युद्ध हो रहा था उस समय तक आप सोचो ये मुअज्जम खुद कितना ओल्ड हो चुका था, काफी बूढ़ा ये हो चुका था। पहली चीज तो ये कि ये काफी बूढ़ा हो चुका था। औरंगजेब खुद भी जब राजा बना था तो करीब 50 साल के लिए वो राजा रहा था। औरंगजेब के जो बेटे थे ये तीनों ही क्या हो चुके थे, काफी एज्ड हो चुके थे, ओल्ड हो चुके थे। तो मुअज्जम जब राजा बना था तो ये सबसे बुजुर्ग राजा था मुगल पीरियड का। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, करीब कितने साल का था यहाँ पे, 63 साल का था। ठीक है, चलिए, तो बैटल ऑफ जाजो आपको पता लग गया, जो किसके बीच में हो रहा है, मुअज्जम और जाजम के बीच में हो रहा है। अच्छा, औरंगजेब की जब भी हम बात करते हैं तो आपने औरंगजेब जैसे छावा में आपने देखा, और औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के बारे में आप और हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं। तो औरंगजेब के टाइम पे दो मेजर चीजें हो रही थी, औरंगजेब एक तो मराठा एम्पायर, उसके बारे में तो हम अलग से पढ़ेंगे ही। औरंगजेब के टाइम में एक तो राजस्थान में जो दिक्कत चल रही थी वो चल रही थी मारवाड़ में। मारवाड़ मतलब जोधपुर वाला इलाका। और वहां पे किसके साथ दिक्कत चल रही थी, अजीत सिंह के साथ। दुर्गा दास राठौड़ का अगर आपने नाम सुना है तो अजीत सिंह को राजा बनाना था, लेकिन अजीत सिंह को राजा किसने नहीं बनने दिया था, औरंगजेब ने नहीं बनने दिया था। तो पावर टसल चल रहा था। और दूसरा जो पावर टसल चल रहा था औरंगजेब और किस वर्सेस के चल रहा था, सिखों के जो आखिरी गुरु थे वो कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह साहब ये आखिरी गुरु थे, और इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को क्या बना दिया गया था, गुरु बना दिया गया था। ये किसके गुरु हैं, सिखों के गुरु हैं। अच्छा, सिख अगर आप देखोगे तो
जितने भी गुरु हैं इन्होंने कुछ कुछ बातें बताई हैं, कुछ कुछ अच्छी चीजें बताई हैं, मतलब कुछ सीख दी है, कुछ लर्निंग दी है। तो जो उन सीखों को मानता है, जो उन सीखों को मानता है, जो उन लर्निंग्स को फॉलो करता है, वो कौन लोग कहलाते हैं? सिख लोग कहलाते हैं। हिंदू धर्म से बना हुआ ये था। और गुरु गोविंद सिंह साहब उनके न केवल रिलीजियस लीडर थे बल्कि पॉलिटिकल लीडर भी थे। क्यों पॉलिटिकल लीडर थे? जब किंग ऐसा है औरंगजेब जैसा, जिसकी धार्मिक नीतियां बहुत ज्यादा कट्टर हैं, तो क्या किया है, खालसा पंथ की स्थापना की गई। खालसा पंथ क्या था कि केवल अब शस्त्रों से केवल अब शास्त्रों से काम नहीं चलेगा, आपको क्या उठाने पड़ेंगे? शस्त्र भी उठाने पड़ेंगे। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की, जिसमें बहुत सारे वॉरियर्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये वॉरियर्स किसके अगेंस्ट लड़ा करते थे? मुगल्स के अगेंस्ट लड़ा करते थे। ये टसल कब चल रहा है? औरंगजेब के टाइम में चल रहा है। औरंगजेब के बाद राजा कौन बन रहा है? अभी हमने देखा था मुअज्जम राजा बना। कौन राजा बना है? मुअज्जम राजा बना है। मुअज्जम कितने साल का है? करीब 63 साल का है, काफी एज्ड है। इसने दोनों पावर टसल खत्म कर दिए। इसने कहा कि ठीक है, अजीत सिंह को मैं राजा भी मानता हूं, और सिखों के साथ भी जो पावर टसल चल रहा है वो किसने खत्म कर दिया जाता है? मुअज्जम के द्वारा वो पावर टसल, वो जो भी टसल चल रहा है उसको यहाँ पे खत्म कर दिया जाता है। ये बात थी मुअज्जम की। अच्छा, मुअज्जम का एक और नाम आपको पता होना चाहिए। मुअज्जम का जो नाम है, जो इसने टाइटल लिया था, वो टाइटल है इसका बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह फर्स्ट, ये उस मुअज्जम का जो टाइटल है वो आपको देखने को मिलेगा। सबने जैसे अकबर का नाम जलाल था, वो अकबर बन जाता है। उसके बाद खुर्रम शाहजहां बन जाता है। आलमगीर औरंगजेब बन जाता है। तो सब क्या करते थे? अपना नाम बदल लेते थे। इसी तरीके से मुअज्जम ने नाम बदल के क्या रख लिया था? बहादुर शाह प्रथम नाम रख लिया था। ठीक है। इसके बाद जो किंग बन रहा है, ये 1712 में इसकी डेथ हो जाती है। 63 ईयर्स का था और इसकी डेथ हो जाती है। जो किंग बनता है उसका नाम है जहांगीर शाह। क्या नाम है? जहांगीर शाह। कब से कब तक बन रहा है? 1712 से 1713 तक बन रहे हैं। अच्छा, मैंने अभी आपको बताई कि अगर एक पावरफुल रूलर नहीं होगा तो मिनिस्टर्स पावरफुल हो जाएंगे। सेम चीज यहाँ पे देख रहे हो आप कि जो जुल्फिकार, जो एक मिनिस्टर था, उसके सपोर्ट से कौन बना था? जहांगीर शाह किंग बना था। अब जब जहांगीर शाह जुल्फिकार के सपोर्ट से किंग बना है, तो आपको ये वापस भी जो आपने गिफ्ट लिया है वो वापस लौटाना भी तो पड़ेगा। तो किस तरीके से लौटा गया? जहांगीर शाह ने जुल्फिकार को अपना क्या बना लिया? पीएम बना लिया। पीएम बना लिया। ठीक है। अच्छा, इससे जस्ट पहले बहादुर शाह ने क्या किया था? बहादुर शाह ने सिखों के साथ और राजस्थान के मारवाड़ के अजीत सिंह जी के साथ क्या कर लिया था? समझौता कर लिया था। इस समय जो हिंदू जो मेंबर्स थे मुगल कोर्ट के, वो भी धीमे धीमे क्या हो रहे हैं? पावरफुल हो रहे हैं। उनका सपोर्ट उनको मिल रहा है। अच्छा, ये जो जुल्फिकार था, इसको ये बात पता थी कि हिंदू सपोर्ट अब जरूरी है, इसके बिना यहाँ पे हम लोग रूल नहीं कर पाएंगे। तो जजिया जो टैक्स था, जजिया टैक्स इसने क्या कर दिया? अबॉलिश कर दिया। यहाँ पे जजिया टैक्स इसने खत्म कर देता है। कौन खत्म कर देता है? जहांगीर शाह खत्म कर देता है। अच्छा, एक लेडी थी, उस लेडी का नाम क्या है? लेडी का नाम है लाल कुंवर। क्या नाम है? लाल कुंवर। क्या है ये? डांसर है। ठीक है, डांसर है। और ये किसी गर्लफ्रेंड थी? ये थी जहांगीर शाह की गर्लफ्रेंड। अब आप देखोगे, जो मैं आपको बता रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन में किस किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, तो अब ये लाल कुंवर बेसिकली ये जो डांसर थी, ये गर्लफ्रेंड बन गई किसकी? जहांगीर शाह की। और ये अब उसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालना शुरू कर दिया इसने। अब जितने भी काम हो रहे थे वो जहांगीर शाह किसकी परमिशन से कर रहा था? वो लाल कुंवर की परमिशन से कर रहा था। अच्छा, अब आप सोच सकते हो कि एक राजा और वो अपनी गर्लफ्रेंड जो डांसर रही है बहुत सालों तक, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन का ABCD भी नहीं पता है, उसकी हेल्प से अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा है, तो ऐसे राजा को आप क्या कहोगे? मूर्ख कहोगे? तो बिल्कुल, इस जो राजा है जहांगीर शाह, इसका जो टाइटल इसको दिया गया उसका नाम क्या है? लंपट मूर्ख। इसको क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख इतिहास में कहा जाता है। किसको? जहांगीर शाह को। किसको कहा जाता है? जहांगीर शाह को। इसके टाइम पे एक हिस्टोरियन थे जो मुगल कोर्ट में थे। उनका नाम था खाफी खान। खाफी खान न केवल जहांगीर शाह के कोर्ट में, बल्कि आप देखोगे ये चल रहे थे औरंगजेब के टाइम से। औरंगजेब से इन्होंने औरंगजेब की कहानियां लिखी। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह फर्स्ट की कहानी, फिर जहांगीर शाह की कहानी। ये सारी कहानियां इन्होंने की कोर्ट में। ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सब कौन नोट कर रहा था? काफी खान। तो इसने एक अपनी बुक बना ली थी, और उस बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम था मुंतखाब उल लुआब। इस बुक का नाम है, ठीक है, मुंतखाब उल लुआब।
ये जो बुक है ये पब्लिश किसके टाइम पे होती है? जहांगीर शाह के टाइम पे होती है। क्यों जहांगीर शाह के टाइम पे हुई? अब सोचो यार, औरंगजेब के बारे में कुछ भी गलत अगर उस किताब में लिखा गया है और ये औरंगजेब के टाइम में पब्लिश कर दी जाती, तो काफी खान जो है वो एकदम क्या होते, खत्म हो जाते हैं। वहां पे काफी खान काफी हो चुके होते। लेकिन काफी खान ने वेट किया, और कब का वेट किया? जब एक वीक रूलर आ गया और जैसे ही उसको लंपट मूर्ख राजा दिखा कि भाई इसके हाथ में कुछ नहीं है और ये तो एडमिनिस्ट्रेशन है, किसके हेल्प से कर रहा है? लाल कुंवर की हेल्प से कर रहा है। तो इसने इस समय अपनी किताब छाप दी। तो ये भी ध्यान रखना, काफी खान की जो किताब है उसका नाम क्या है? मुंतखाब उल लुआब। ठीक है। इसके बाद 1713 के बाद जो लीडर बनता है, जो एम्परर बनता है, उसका नाम है फारूक सियार। फारूक सियार के बारे में कल भी हमने एक बात करी थी कुछ, मैं फिर से उसको रिपीट करूंगा। फारूक सियार ये कब से कब तक रहेगा? 1713 से 1719 तक रहेगा। अच्छा, फारूक सियार जो राजा बना था वो किसकी हेल्प से बना था? वो उसको जो सपोर्ट किया था, वो सपोर्ट किया था सैयद बंधुओं ने। किसने? सैयद ब्रदर्स ने। ठीक है। अच्छा, सैयद बंधु कौन कौन थे? तो दो नाम आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। पहला जो नाम है यह है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला खां। क्या नाम है? अब्दुल्ला खां। और दूसरा जो नाम है वो है हुसैन, हुसैन अली, हुसैन अली खां। ठीक है। तो सैयद ब्रदर्स अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खान ने किसका सपोर्ट किया? सपोर्ट किया फारूक सियार का। और फारूक सियार को किस पे बैठा दिया? सियार को जो बादशाहत है, जो थ्रोन है, उस पे बैठा दिया। किसकी हेल्प से बनाया? ये सैयद ब्रदर्स की हेल्प से बनाया। अच्छा, इससे पहले या स्पेशली 1707 से पहले अगर आप देखोगे तो जितने भी प्रोमिनेंट पोस्ट हुआ करती थी, जैसे कोई भी अच्छा मिनिस्टर, ज्यादा मनसबदार का या उनका मीर बख्शी जिसे सेनापति कहा जाता है, जनरली आपको कौन देखने को मिलेंगे? इंडियन मुस्लिम कभी भी इस पोस्ट पे नहीं रहे। या तो आपको ईरानी देखने को मिलेंगे, या तुरानी देखने को मिलेंगे, अफगानी देखने को मिलेंगे। इंडियन मुस्लिम को ये पोस्ट नहीं दी जाती थी। क्यों? क्योंकि मुगल से मानते थे कि ये लोग कन्वर्टेड हैं, ये लोग इंडियन मुस्लिम क्या है? कन्वर्टेड हैं, इनको इतनी प्रोमिनेंट पोस्ट नहीं दी जानी चाहिए। तो सैयद पावर्स कौन ब्रदर्स जो थे, ये कौन थे? ये थे भारतीय मुसलमान। कौन थे? भारतीय मुसलमान थे। तो भारतीय मुसलमानों के हाथ में जब ये पोस्ट आई तो इन्होंने अपने बाप का, अपने दादा का, अपने बेटे का, सबका एक साथ आप बदला लेंगे। आप देखना आगे कि कैसे ये मुगल बादशाहों को अपनी कठपुतली बना के इनसे डांस करवाते हैं। तो सैयद ब्रदर्स ने किसको राजा बना दिया? फारूक सियार को राजा बना दिया। अच्छा, जब फारूक सियार राजा बना तो हमने कहानी सुनी थी कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर्स और उसके साथ कौन सा डॉक्टर फारूक सियार से मिलने गया था। जब फारूक सियार ने उनको क्या दे दिया था? मैग्ना कार्टा। उनकी सारी डिमांड फुलफिल कर ली थी। याद करो, सूरत का ट्रेड 3,000 रुपए, बंगाल का ट्रेड 3,000 रुपए, सूरत का ट्रेड 10,000 रुपए, बॉम्बे मिंट से जो सिक्के मिलेंगे वो जो मुगल एरिया है, मुगल जो राज्य है, वहां पे उन सिक्कों को आप चला सकते हो। और कलकत्ता के आसपास जितनी जमीन खरीदी जा सकती है वो सब जमीन कौन खरीद सकता है? ब्रिटिशर्स खरीद सकते हैं। इस चीज को हमने क्या कहा था? मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा फारूक सियार ने किसे दे दिया था? ब्रिटिशर्स को दे दिया था। नेक्स्ट क्लास में मैं, अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे फारूक सियार मराठाओं को भी क्या देता है? बहुत सारी मराठाओं की डिमांड भी फुलफिल कर लेता है। तो दोनों लोगों से समझौता करता है, ऊपर ब्रिटिशर्स ने से समझौता करता है और नीचे मराठाओं से भी समझौता कर लेता है। कौन कर लेता है? फारूक सियार ये समझौता करता है। ठीक है। फारूक सियार के सामने अभी हमने देखा था कि सिखों के साथ समझौता कर लिया था किसने? बहादुर शाह फर्स्ट ने, मुअज्जम ने। लेकिन ये समझौता बहुत देर तक, बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया। और जैसे ही फारूक सियार जब राजा बना है और उधर से जैसे गोविंद सिंह साहब वो नहीं रहते हैं और उसके बाद जो लीडर बनता है उनका बंदा बहादुर बनता है। हुआ ये कि जब गुरु गोविंद सिंह साहब थे तो उन्होंने ये बात कही कि मैं अब आखिरी गुरु हूं। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह साहब का दो काम था, एक तो वो रिलीजियस टीचर थे और दूसरे वो पॉलिटिकल टीचर भी थे। ठीक है, पॉलिटिकल लीडर भी और रिलीजियस लीडर भी हैं। अच्छा, जब पूछा गया कि अगर आप नहीं रहोगे तो ये जो बातें, जो भी हमको लर्निंग आप लोगों ने बताई है, ये हम कैसे सीख पाएंगे? कुछ भी दिक्कत होगी अभी तो हम आपसे पूछ लेते हैं, बाद में कौन हमको बताएगा? तो गुरु गोविंद सिंह साहब ने कहा कि ये गुरु ग्रंथ साहिब है, अगर आज के बाद कोई भी आपको समस्या होगी तो सबका हल, और मुझसे पहले जितने भी गुरु हैं उन सबकी वाणी कहाँ पे है? इस गुरु ग्रंथ साहिब में है। तो रिलीजियस प्रॉब्लम तो यहाँ पे समाप्त हो जाती है कि गुरु ग्रंथ साहिब खुली जाएगी और उसकी जो टीचिंग है उसको हम क्या कर लेंगे? फॉलो कर लेंगे। अच्छा, पॉलिटिकल लीडरशिप कहाँ से लेके आए? तो
गुरु गोविंद सिंह साहब को नीचे महाराष्ट्र में एक कश्मीरी राजपूत मिलता है। कौन मिलता है? कश्मीरी राजपूत मिलता है। उस कश्मीरी राजपूत का नाम था लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह ने क्या कर लिया था? संन्यास धारण कर लिया था, वो वैरागी हो चुका था। और लक्ष्मण सिंह किसको मिल गया? गुरु गोविंद सिंह को मिल गया। गुरु गोविंद सिंह ने पहचाना। अब आप सोचिए गुरु गोविंद सिंह कितने इंटेलिजेंट आदमी थे। उन्होंने उसको पहचाना कि ये सिंह है, क्षत्रिय है। लक्ष्मण सिंह को बुलाया और उससे कहा कि तुम्हारा काम शास्त्रों के साथ शस्त्रों का भी है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। तो लक्ष्मण सिंह को बताया गया कि अब से आपका नाम क्या है? बंदा बहादुर है। और आप क्या हो? अब आप हो पॉलिटिकल लीडर। क्या हो? पॉलिटिकल लीडर। तो गुरु गोविंद सिंह के बाद रिलीजियस जो टीचिंग है, रिलीजियस जो टीचर है, वो तो कौन था? गुरु ग्रंथ साहिब थी। और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो किसके पास चली गई? बंदा बहादुर के पास चली गई। अच्छा, फारूक सियार ने किसको पकड़वा लिया? बंदा बहादुर को पकड़वा लिया। ठीक है। और जितनी आप कल्पना कर सकते हो जो आपने छावा मूवी में देखा वो शायद बहुत कम है, उससे भी बहुत ज्यादा जो जितनी भी सफरिंग दी जा सकती है, जितना भी दुख दिया जा सकता है, पीड़ा दिया जा सकता है, वो सब बंदा बहादुर को दी गई। मुगल कोर्ट में उन्हें बुलाया गया और पूछा गया कि यार आप अपना धर्म बदल लो, आप इस्लाम को कबूल कर लो। तो बंदा बहादुर ने उस बात को मना ही करा। और जब मना किया गया तो उनको क्या किया गया? एक गरम लोहे की जो कढ़ाई है उसमें पानी को डाला गया और पानी को गर्म गर्म किया गया। उस गर्म उबलते खौलते पानी में बंदा बहादुर को डाला गया। जब उनकी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गई, क्या हो गई? बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गई। अब की उसको इजीली क्या किया जा सकता है? पील ऑफ किया जा सकता है। तो एक एक छोटे छोटे हिस्से से उनकी स्किन को पील ऑफ करवाया गया। उस पील ऑफ स्किन के बाद उनको दिल्ली में, जो पुरानी दिल्ली है, वहां से उनको घुमाया गया। तो दिल्ली के उस समय के लोगों ने उन पे, बंदा बहादुर पे पत्थर फेंके, उन पे टॉयलेट किया, ये हालत करी। और इसके बाद भी जब बंदा बहादुर नहीं माना तो अजीत सिंह जी, जो लक्ष्मण सिंह है, लक्ष्मण सिंह मतलब बंदा बहादुर है, इनका बेटा था एक 3 साल का। उस बेटे का नाम है अजय सिंह। क्या नाम था? अजय सिंह। तो बंदे बहादुर का बेटा था अजय सिंह, वो उस समय 3 वर्ष का था। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। अजय सिंह को मारा गया। किसके सामने? बंदा बहादुर के सामने। एक बाप के सामने उसके बेटे को मारा गया। ना केवल मारा गया बल्कि जो ऑर्गन्स थे अजय सिंह के, वो बंदा बहादुर के मुंह में डाले गए कि तो अपने बेटे के आप क्या खाओ? ऑर्गन्स खाओ। जो बंदा बहादुर था, अब आप सोचो कि गुरु गोविंद सिंह कितने विजडमी इंसान रहे होंगे। वो गुरु थे शायद, इसीलिए इतने जो इमोशनली इतना स्ट्रांग इंसान था बंदा बहादुर, उसको उन्होंने क्या दी थी? पॉलिटिकल लीडरशिप दी थी। और ये प्रेरणा भी कौन देके गए थे? गुरु गोविंद सिंह देके गए थे। जो हम लोग लास्ट में न्यू ईयर वीक जो आप मनाते हो 25 से 31 दिसंबर, तो उस समय गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे, उनको किसने मारा था? मुगल जो एम्पायर थे उन्होंने मारा था। 2 तो युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे और 2 जो बच्चे थे उनके, उनको जिंदा चिनवा दिया गया था दीवारों में। तो जब ये बात बंदा बहादुर को पता थी, लक्ष्मण सिंह को ये बात पता थी कि भाई मेरे गुरु ने अपनी पूरी फैमिली सेक्रीफाइस की है लेकिन धर्म को बचा के रखा है, सिखों को बचा के रखा है, तो मैं भी ये नहीं होने दूंगा। तो अपने बेटे अजय सिंह के ऑर्गन उनके मुंह में डालने के बाद भी उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। और इतनी सफरिंग के बाद जब उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो एक ये काला चैप्टर मिलेगा आपको किसके? फारूक सियार के टाइम में बंदा बहादुर का, बंदा बहादुर की निर्मम हत्या कर दी गई। इतनी निर्मम हत्या की गई कि इनका जो टाइटल है, फारूक सियार का जो टाइटल है, वो क्या मिला उसको? उसको मिला हिडियस कोवर्ड या घृणित कायर। इतनी निर्मम तरीके से ये हत्या की गई कि इससे घृणा होने लग गई। और किससे घृणा हुई? फारूक सियार से। तो नाम ही क्या रख दिया? घृणित कायर। ठीक है। और बाद में सैयद ब्रदर्स की हेल्प से ही राजा बना था। और सैयद ब्रदर्स नहीं, सैयद जो बंधु थे उन्होंने फारूक सियार की क्या करवा दी? हत्या करवा दी। इसके बाद जो राजा बना उसका नाम है रफी उद दरजत। रफी उद दरजत कब से कब तक? फरवरी 1719 में राजा बनता है, जून 1719 में खत्म हो जाता है। तो फरवरी के बाद अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए राजा बना था। ठीक है। अब क्यों 3 महीने के लिए बना? इसको टीबी हो गई थी। क्या हो गई थी? टीबी। हमने देखा था फारूक सियार को तो फोड़ा हुआ था, लेकिन अंग्रेज डॉक्टर आके वो सही कर जाता है। टीबी का इलाज भी नहीं था, तो टीबी से किसकी डेथ हो जाती है? रफी उद दरजत की डेथ हो जाती है। सबसे कम जो टाइम के लिए जो राजा बना था, सबसे कम समय के लिए ये राजा बना था। कौन? रफी उद दरजत। ठीक है। किसके हेल्प से राजा बना है? किसने बनाया है?
सैयद ब्रदर्स ने, सैयद बंधुओं ने। तो मैं बता रहा था कि कहाँ पे इंडियन मुस्लिम को प्रोमिनेंट पोस्ट भी नहीं मिल रही है, और यहाँ पे सैयद ब्रदर्स इतने पावरफुल हो जाते हैं कि कौन नेक्स्ट किंग बनेगा वो कौन डिसाइड कर रहा है, सैयद ब्रदर्स कर रहे हैं। तो रफीउद्दर्जा जब मर रहा था तो आखिरी विश इसने कही कि मेरे बड़े भाई को क्या बना देना, राजा बना देना। सैयद ब्रदर्स ने इसकी बात मान इनकी बात मानी, और नेक्स्ट जो राजा बनाया वो किसको बनाया, रफी उद दौला को। किसको, रफी उद दौला को राजा बनाया। ठीक है, ये भी काफी कम टाइम के लिए राजा बना था, दिसंबर 1719 तक ये राजा रहा था। ठीक है, सैयद ब्रदर्स के सपोर्ट से ये राजा बनता है। इसको जो टाइटल दिया गया, इसको जो टाइटल मिला, इसने अपने आप को टाइटल दिया शाहजहां सेकंड। शाहजहां फर्स्ट जिसने ताजमहल बनवाया, इसने भी कहा मैं भी ताजमहल बनवाऊंगा, बड़ा एम्बिशियस था, लेकिन ज्यादा टाइम तक जीवित नहीं रहा, और इसको तो हुआ टीबी। किसको हुआ था, सफीउद दर्जात को। और सफीउद दौला को एक रोग होता है जिसे कहा जाता है पेचिश। क्या कहा जाता है, एक डिजीज होती है पेचिश। पेचिश में क्या होता है, आपकी जो इंटेस्टाइन है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो उसकी वजह से किसकी डेथ हो जाती है, रफीउद दौला की डेथ हो जाती है। देख रहे हो 1719 में ही दो राजा निपट चुके हैं, है ना। नेक्स्ट जो राजा है मोहम्मद शाह रंगीला। क्या नाम है, मोहम्मद शाह रंगीला। काफी लंबे टाइम तक रहता है, 1719 से 1748 तक। नाम ही रंगीला है तो सोचो काम कैसे होंगे। अगेन किसके हेल्प से बन रहा है, कौन पावरफुल है, सैयद ब्रदर्स की हेल्प से कौन बन रहा है, राजा बन रहा है, किंग बन रहा है। इसलिए यहां पे पहुंचते पहुंचते सैयद बंधुओं को, सैयद ब्रदर्स को एक टाइटल दे दिया गया। क्या दे दिया गया, किंग मेकर्स। ये अब क्या है, किंग मेकर्स है, कि कौन नेक्स्ट किंग होगा भारत के इतिहास में। अभी कौन डिसाइड कर रहा है, सैयद बंधु डिसाइड कर रहे हैं। अच्छा, जब जैसे ही रंगीला राजा बना तो एम्बिशियस आदमी था, बेवकूफ था। इसने सबसे पहले क्या करवाया, इसने जैसे ही देखा कि यार तुरानी लोगों को और ईरानी लोगों का आपको कोर्ट में इन्फ्लुएंस नहीं रहा, और सैयद ब्रदर्स सब डिसाइड कर रहे हैं कि शाम को कौन सी सब्जी खानी है नहीं खानी है, ये भी रंगीला को किससे पूछना पड़ रहा है, ये भी सैयद ब्रदर्स बता रहे हैं। ठीक है, तो सैयद ब्रदर्स को कॉन्स्पिरेसी करके सैयद ब्रदर्स को क्या करवा देता है, मार देता है। रंगीला गॉट मर्डर सैयद ब्रदर्स विद द हेल्प ऑफ तुरानी ग्रुप, विद द हेल्प ऑफ तुरानी ग्रुप। ठीक है, अच्छा, जिस समय भारत में रंगीला जैसे राजा थे जो दूसरे कामों में ज्यादा व्यस्त थे, उस समय ईरान में एक नया पावरफुल जो वॉरियर है वो निकल के आ रहा था, और उसका नाम है नादिर शाह। उसका नाम क्या है, नादिर शाह। सोचो, ईरान के टाइम पे, ईरान 1707 से पहले कोई भी अगर ईरान का किंग था, और इंडिया का जो भी मुगल किंग था, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती थी काबुल और कंधार को लेके कि इस पे कौन ऑक्यूपेशन करेगा। जब 1707 के बाद रंगीला जैसे राजा हो जाते हैं तो नादिर शाह का एम्बिशन इतना बढ़ जाता है, किस पे अटैक करता है, वो इंडिया पे अटैक कर देता है। और जब इंडिया पे अटैक करता है तो रंगीला को बताया जाता है, रंगीला जी आप जिस कामों में आप संतृप्त तो इनको छोड़ो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, नादिर शाह आ रहा है, ईरान से निकल गया है, अफगानिस्तान क्रॉस कर लिया है, अब एकदम सिंधु नदी के पास आ गया है, पंजाब में आ गया है। तब तक रंगीला ये बोलता रहा कि दिल्ली अभी क्या है, दूर है। लेकिन जैसे ही पंजाब क्रॉस करके हरियाणा में आया, अब दिल्ली दूर नहीं थी। तो हरियाणा में एक जगह पड़ती है करनाल। कौन सी, करनाल। तो बैटल ऑफ करनाल होता है, करनाल का युद्ध होता है, और 1739 में होता है। मुझे नहीं पता कि हमारे इतिहास में ये युद्ध क्यों नहीं पढ़ाए जाते हैं। आप बहुत अच्छे से इनसे पहले वाले सारे युद्ध पढ़ते हो, और इस तरीके से आपको पढ़ाए जाते हैं कि हर जगह हर युद्ध में कौन जीता है, मुगल जीते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है यार, है ना। बहुत जगह बहुत सारी चीजें हुई हैं। मैं सारी चीजें आपको मेडाइवल हिस्ट्री में जब पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो करनाल का युद्ध कब हो रहा है, 1739 एडी में हो रहा है। नादिर शाह किस पर अटैक करता है, मुगल्स पे अटैक कर देता है। मुगल आर्मी जिसने कोई युद्ध नहीं लड़े थे बहुत टाइम से, 1707 औरंगजेब के बाद कोई बड़ा युद्ध नहीं हो रहा है, तो कैसी आर्मी है, इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ऊपर से किंग कौन है, रंगीला जैसा राजा है। जब ये करनाल के युद्ध में जाता है, और तो बहुत बुरी तरीके से पहले पता था कि हारे जाएगी, और इसी में क्या होता है, एक समझौता करने के लिए एक इंसान जाता है। कहां से, रंगीला के कोर्ट में। एक हैदराबाद के जो निजाम थे उनका नाम था चिंग क्लिच खान। क्या नाम था, चिंग क्लिच खान। तो चिंग क्लिच खान कहाँ चले जाते हैं, वो समझौता करने जाते हैं किससे, नादिर शाह से। किससे समझौता करने जाते हैं ये, चिंग क्लिच खान समझौता करने जाते हैं नादिर शाह से। नादिर शाह को कहा जाता है कि साहब ऐसा करो, हम आपको कुछ पैसे दे देंगे, और इस पैसे के बदले में अब आप दिल्ली को और मत लूटो। कौन बोल के गया है ये, चिंगक्लिश खान समझौता करके आ गया है। अच्छा, जब समझौता करके आया, आप सोचो एक तरीके से
जैसे अभी ट्रंप साहब जो कर रहे हैं, बिल्कुल चिंगलेज खान का कुछ इसी तरीके से रोल हो गया कि चिंगलेज खान तो गया और समझौता करके आया, ट्रंप ने तो वो भी नहीं किया। यूएस यूनाइटेड स्टेट्स में ही था, जयशंकर साहब का बयान भी आ चुका है। तो चिंगलेज खान गया और समझौता करके जब आ गया, उस समय चिंगलेज खान की बात वाहवाही होने लगी पूरे मुगल कोर्ट में। ये अवध का एक नवाब था, किसका? अवध का। नाम क्या है? शहादत खान। क्या नाम है? शहादत खान। अवध के नवाब को ये बात पसंद नहीं आई। वो फिर से किसके पास जाता है? नादिर शाह के पास जाता है, और नादिर शाह को कहता है कि यार इतने से पैसे के लिए तूने दिल्ली पे अटैक करना रोक लिया, दिल्ली पे अब तू अटैक नहीं कर रहा, ना दिल्ली को लूट रहा है, तो गलत बात है। तू दिल्ली पे अटैक कर और मेरे को क्या बनाना फिर पावरफुल, मेरे को पोस्ट दे देना। तो शहादत खान वापस किसको लेके आ जाता है? नादिर शाह को लेके आ जाता है। ठीक है, नादिर शाह दिल्ली आ गया। दिल्ली में उस समय ये कहा जाता है कि नादिर शाह और नादिर शाह की आर्मी ने दिल्ली को इस इस कदर लूटा कि दिल्ली में ना तो कोई पुरुष ना कोई बच्चा जीवित बचा, और जितनी भी महिलाएं थी उन सबके साथ क्या किया किया इन लोगों ने? बलात्कार किया। ठीक है, किसने? नादिर शाह और नादिर शाह की आर्मी ने। कहा जाता है कि नादिर शाह मस्जिद की जो मीनार होती है उस पर चढ़ गया और अपनी आर्मी को हुक्म दिया कि जब तक मैं अपने म्यान में वापस अपनी तलवार नहीं रखूं तब तक दिल्ली को आप लूटते रहो। तो दिल्ली को महीनों तक नादिर शाह और नादिर शाह की आर्मी ने लूटा। ठीक है, दिल्ली में हमको सिर्फ दो चीजें पता है, हम पैसों की तो बात ही नहीं करते कितना पैसा लूटा। दिल्ली से जो दो इंपॉर्टेंट चीज नादिर शाह लेके गया, एक तो था हमारा कोहिनूर और दूसरा था हमारा पिकॉक थ्रोन। कोहिनूर और मयूर सिंहासन। ठीक है, मयूर सिंहासन तो दिख रहा था तो वो वहां से उठा के ले गया। कोहिनूर जो था, वो रंगीला जो था, वो कहाँ रखा करता था? रंगीला अपनी पगड़ी में रखा करता था। कहाँ रखा करता था? अपनी पगड़ी में रखा करता था। ठीक है, अच्छा, जब नादिर शाह यहाँ पे रुका कुछ दिनों के लिए, तो नादिर शाह एक कॉल गर्ल के पास जाना शुरू कर दिया। वो कॉल गर्ल थी जिसके पास पहले रंगीला भी जाया करता था। ठीक है, नाम ही रंगीला है। अच्छा, नादिर शाह जाता और डेली कहानी सुनाता कि आज हमने इतने पैसे का लूटे, आज हमने इतने पैसे लूटे। लेकिन वो कॉल गर्ल कहती थी उससे कि जितने भी पैसे तुम लूट लो, हमारे राजा के पास एक ऐसा हीरा है जिसकी कीमत शायद आप तुम्हें अनुमान भी नहीं है। तो नादिर शाह कहता था कि यार मैंने तो लाल किले की ईंट से ईंट बजा के देख ली, वो हीरा मुझे अभी तक नहीं मिला है, कहाँ है वो हीरा? फिर वो बताती है कि वो हीरा रंगीला कहाँ रखता है? अपनी पगड़ी में रखता है। तो ये बात किसको पता चल गई? नादिर शाह को ये बात पता लग जाती है, और नादिर शाह जब जा रहा होता है तो अब किससे? रंगीला से गले मिलता है और कहता है कि अब आप मेरे भाई हो, और अब आज के बाद में क्या नहीं होगा? अटैक नहीं होगा। लेकिन ईरान में एक परंपरा है, उसने कहा कि जब भी भाई बनते हैं ऐसे तो क्या करते हैं? अपनी पगड़ी एक्सचेंज कर लेते हैं। रंगीला को बात समझ में आ गई, वो अपनी कोहिनूर को कहाँ रखा करता था? अपनी पगड़ी में। तो जब जैसे ही पगड़ी एक्सचेंज हुई, कोहिनूर कहाँ चला गया? नादिर शाह के पास चला गया। तो रूलर कैसा होता जा रहा है? बहुत वीक होता जा रहा है। उसके बाद 1748 में के बाद आप देखोगे एक और ईरानी योद्धा अहमद शाह अब्दाली, ये भी क्या करता है? इंडिया पे अटैक करता है। 1748 में पहला अटैक है, उसके बाद तो बहुत सारे अटैक होते हैं। ठीक है, रूलर जो है बहुत वीक हो रहा है। रूलर वीक हो रहा है, तो जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जो भी समझदार लोग हैं, वो क्या करेंगे भाई? अगर जहाज डूब रहा है तो चूहे भी बाहर निकलेंगे। तो वही आप देखोगे कि जो अभी नाम पढ़ रहे थे हम लोग, चिनक्लिंच खान, जिनका टाइटल है निजाम, ये कहाँ चले जाते हैं? हैदराबाद में, अपनी रियासत में, और इसको स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। इसी तरीके से सादत खान कहाँ चला जाता है? अवध में चला जाता है। कर्नाटक, जो हमने पढ़ा था, कर्नाटक वॉर हुए थे, वहां पे सादत उला खान। बंगाल में मुर्शिद कुली खान इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग बंगाल की बात करेंगे मराठाओं के बाद, तो किस तरीके से बंगाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कब्जा करते हैं, उस समय फिर भी नाम आपको बताऊंगा, मुर्शिद कुली खान। रोहिलखंड में वीर दाऊद, भरतपुर में बदन सिंह। तो आप देख रहे हो कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास और दिल्ली से दूर एक बहुत सारे नए स्टेट्स उभर के आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि रूलर बहुत वीक होता जा रहा है। ठीक है, अच्छा, रंगीला की एक चीज और मैं आपको बता दूं कि रंगीला के दरबार में दो तो म्यूजिशियन थे जिनका नाम था सदारंग और अदारंग। कौन कौन थे? सदारंग और अदारंग। और एक शायर थे जिन्हें कहा जाता है उर्दू शायरी का जनक। क्या कहा जाता है? उर्दू शायरी का जनक। उनका नाम था वली डक्कनी। नाम था वली। वली और कहां से थे? डक्कन से। तो नाम पूरा क्या कर दिया? वली डक्कनी। वली डक्कनी उर्दू शायरी के जनक कहे जाते हैं, जो किसके दरबार में थे? रंगीला के दरबार में थे। ठीक है, इसके बाद जो किंग बनता है रंगीला के बाद, उनका नाम है अहमद शाह। क्या नाम है? अहमद शाह। ठीक है, अहमद शाह का एक वजीर होता है जिसका नाम है सफदरगंज, सफदरजंग।
जो नाम है किसका है, वजीर है किसका, अहमद शाह का। ये कहां से थे, अवध से थे। जब तक इनके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन था तब तक ठीक चीजें सही चल रही थी, लेकिन अहमद शाह भी रंगीला जैसा ही था। अहमद शाह के टाइम में एक डांसर थी जिसका नाम था उधम भाई, जिसका नाम था उधम भाई। इसने बहुत उधम मचाया, एडमिनिस्ट्रेशन में कंट्रोल करने लग गई। अब ये बात किसको समझ में आ गई, सफदरजंग को, कि यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है, तो ये भी कहाँ चले जाते हैं, अवध में चले जाते हैं। और दिल्ली में आज भी आप देखोगे सफदरजंग हॉस्पिटल है, सफदरजंग टॉम्ब है, वो इन्हीं का है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अहमद शाह के टाइम पे एक डांसर उधम बाई तो थी, इसके अलावा एक ट्रांसजेंडर भी था जिसका नाम था जावेद खान, जो क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी भूमिका निभाते थे, जिससे बाकी सब लोग बहुत परेशान थे, बाकी सब लोग बहुत परेशान थे। इस तरीके से परेशान थे कि अहमद शाह का एक वजीर है, एक मिनिस्टर है जिसका नाम है इमाद उल मुल्क। क्या नाम है, इमाद उल मुल्क। इसने किसको मरवा दिया, अहमद शाह को। कहा जाता है कि अहमद शाह की पहले तो दोनों आंखें निकाली, कुछ दिन उसको छोड़ा गया और बाद में उसको मरवा दिया गया। किसके कहने पे, इमाद उल मुल्क के कहने पे। क्यों हुआ, क्योंकि उधम भाई और जावेद खान क्या कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर कर रहे थे और अहमद शाह इनको कुछ नहीं बोल रहा था। नया एम्पर जो बनता है उसका नाम है आलमगीर सेकंड। क्या नाम है, आलमगीर सेकंड। आलमगीर फर्स्ट कौन था, औरंगजेब। आलमगीर सेकंड कौन है, आलमगीर सेकंड, ठीक है, आलमगीर सेकंड, ठीक है। ये भी दिक्कत कर रहा था किसको, ये भी दिक्कत कर रहा था इमाद उल मुल्क के साथ। हालांकि इसी ने इसको राजा बनवाया था, लेकिन फिर ये कहा कि मैं राजा हूं, अब वजीर की इतनी नहीं चलेगी, तो इमाद उल मुल्क ने कहा ठीक है आप भी राजा बनिए, और इसका भी मर्डर कौन करवा देता है, इमाद उल मुल्क इसका मर्डर करवा देता है। हम कहां तक पहुंच चुके हैं, हम लोग आ गए करीब 1759 तक। 1759 में जो बहुत ही वीक रूलर अब आपको देखने को मिलेंगे। यहां तक पे आप देख रहे हो क्या हालत हो चुकी है एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रांसजेंडर और डांसर जो है वो क्या कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है। शाह आलम टू की कहानी और बहुत खराब है। शाह आलम टू के टाइम पे आप हम लोग एक बैटल पढ़ेंगे आने वाले टाइम पे, जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ बक्सर। प्लासी के बाद युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध कब होता है, 1764 में ये युद्ध होता है। बैटल ऑफ बक्सर में शाह आलम भी जाके लड़ता है, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। और अंग्रेज शाह आलम को भी क्या कर देते हैं, बहुत बुरा हरा देते हैं। क्या कर देते हैं, शाह आलम टू को बक्सर के युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है। हार का सामना करने के बाद एक ट्रीटी होती है जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि होती है, और ये कहा जाता है कि शाह आलम सेकंड को अब तू दिल्ली नहीं जाएगा, तू कहां रहेगा, इलाहाबाद में रहेगा। कहां रहेगा, इलाहाबाद में रहेगा। अच्छा, इलाहाबाद में रहता है ये 1765 से 1772। शाह आलम टू कहाँ रहता है, इलाहाबाद में रहता है। इसको पेंशन मिलती है किससे, अंग्रेजों से। अब आप देख रहे हो कैसे समय का पहिया चल रहा है, कहाँ पे ये अंग्रेज लोग परमिशन ले रहे थे और कहाँ पे अभी पेंशन दे रहे हैं किसको, शाह आलम टू को, ठीक है। 1772 में मराठा जिनका नाम था महादजी सिंधिया। क्या नाम था, महादजी सिंधिया। ये शाह आलम टू को कहते हैं कि तू मुगल बादशाह, तू यहाँ पे क्या कर रहा है इलाहाबाद में, तू कहाँ जाना चाहिए, दिल्ली में। इसने हाथ जोड़े कि साहब मैं नहीं जाऊंगा, पेंशन मिल रही है अंग्रेजों की, ये भी बंद हो जाएगी। लेकिन महादजी सिंधिया इसको कहते हैं कि हम लोग तेरे साथ हैं और तू कहाँ चल, दिल्ली चल। आखिरी में क्या होता है, मराठाओं को भी सप्रेस कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो इनकी पावर भी खत्म हो जाती है। और 1803 में आते आते दिल्ली पे भी किसका कब्जा हो जाता है, ब्रिटिशर्स का कब्जा हो जाता है। तो याद रखिएगा, दिल्ली पे जो कब्जा हुआ ब्रिटिशर्स का शाह आलम के टाइम पे हुआ, और ये कब हुआ है, 1803 में हो जाता है। दिल्ली के लाल किले पे भी कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कहानी थी शाह आलम टू की। इतनी बुरी हालत हुई कि पेंशनों पे चल रहे थे। अच्छा, शाह आलम टू तक पेंशन तो मिल रही थी, उसके बाद एक नया किंग बनता है जिसका नाम है अकबर सेकंड। और कब से कब तक है, 1806 से 1836 तक। 1806 में आते आते जब अकबर सेकंड किंग बना, तो ब्रिटिशर्स ने क्या दिल्ली पे कब्जा कर लिया। अब ये कहा गया कि मुगल जो सिक्के चला करते हैं भारत में, वो मुगल सिक्के क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अब याद करो, मैग्ना कार्टा, फारूक सियार, क्या परमिशन मिली थी कि ब्रिटिश बॉम्बे मिंट के सिक्के चला सकते हैं। और अब 1806 के आसपास क्या परमिशन हो गई है, क्या स्थिति आ गई है कि अब जो मुगल जो सिक्के हैं वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अकबर टू को क्या हो गया था, पेंशन मिलना बंद हो गई थी। शाह आलम टू से प्रॉमिस किया ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में कि अब जो भी मुगल एम्पर बनेगा उसको ईस्ट इंडिया कंपनी क्या देगी, पेंशन देगी। लेकिन अकबर टू के अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे थे। इसने अपनी पासबुक चेक करी, पैसे नहीं आ रहे थे। तो अब कहाँ जाना पड़ेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका ऑफिस कहाँ पर
करे, लंदन में है, लंदन जाएंगे तो क्या बोलना पड़ेगा, इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। तो ऐसे व्यक्ति को बुलाया गया जिसकी इंग्लिश अच्छी थी और जो समझदार है। तो वहां से बुलाया गया बंगाल से राजा राम मोहन राय को। किसको बुलाया गया? राम मोहन राय को। राम मोहन राय जाते हैं, पेंशन चालू करवा देते हैं, किसकी? अकबर टू की। जैसे ही पेंशन चालू हुई, अकबर टू जो मुगल एम्परर है उस समय का, वो एक टाइटल देता है किसको? राममोहन राय को, और उस टाइटल का नाम है राजा। क्या नाम है? राजा। तो राजा टाइटल किसको दिया गया? राममोहन रॉय को दिया गया। इसलिए पूरा नाम जब भी हम पढ़ते बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? राजा राममोहन राय। अब आप सोचो, इसके पास खुद पेंशन पे चल रहा है ऐसा राजा, ये क्या कर रहा है? टाइटल दे रहा है। लेकिन है ऐसी कहानी अभी। और जो लास्ट रूलर है उसका नाम है बहादुर शाह सेकंड। क्या नाम है? बहादुर शाह सेकंड। कब से कब तक? 1837 से 1857 तक। दिल्ली पे कब्जा हो चुका ही है, सिक्के चलना बंद हो ही चुके हैं, कुछ काम है नहीं। क्या किया करता था बहादुर शाह? दिल्ली के लाल किले में बैठ के, अकेले में बैठ के कविता लिखा करता था। क्या लिखा करता था? पोएम लिखा करता था। अच्छा, खुद के नाम से भी लिखता था। किसके नाम से लिखा करता था? हर कविता के नीचे जफर लिखता था। क्या लिखता था? जफर। तो बहादुर शाह जफर हम कहते हैं, तो जफर जो है उसके नाम पे क्या लिखा करता था? कविताएं लिखा करता था। 1857 आया। 1857 पहुंचते पहुंचते जो मेरठ के सिपाही थे, उन्होंने क्या कर दिया? क्रांति कर दी, रिवोल्ट कर दिया। और कहाँ पहुंचे वो सब? दिल्ली में पहुंचे। दिल्ली में कहा गया कि जो ब्रिटिशर्स हैं इनके जो पावर है इसको हम उखाड़ देंगे। अच्छा, ब्रिटिशर्स की पावर तो चली जाएगी, लेकिन उसके बाद इंडिया में कौन पावर किसको दी जाएगी? तो ब्रिटिशर से पहले किसके पास थी? मुगल्स के पास थी। तो ये कहा गया कि किसको दे दी जाएंगे? मुगल्स को वापस पावर उनकी रीस्टोर कर दी जाएगी। कहाँ पहुंचे? लाल किले में पहुंचे सिपाही। सिपाहियों ने कहा कि भाई आपको पावर दी जाएगी, आप क्या करो हमारा, आप इस रिवोल्ट को क्या करो, इस रिवोल्ट को आप कमांड करो, आप कमांडर बनो हमारे, और इस रिवोल्ट को क्या करो, किस तरीके से आगे चलना है, सारी प्लानिंग वगैरह, हमारे राजा बनो आप। बहादुर शाह जफर ने फिर हाथ जोड़े कि साहब मेरे बस की है नहीं, बूढ़ा हो चुका हूँ, अंग्रेज पेंशन दे रहे हैं। अकबर को तो, अकबर सेकंड को पेंशन भी नहीं दी थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से पेंशन चालू हुई है, ये युद्ध वुद्ध करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। सोल्जर बड़े परेशान हुए, उन्होंने इसको क्या दिखाई? डराया धमकाया। इसने कहा कि चलो मैं अपनी वाइफ से जाके पूछ लेता हूँ। तो इस समय इसकी जो वाइफ थी, बहादुर शाह की वाइफ थी, जिसका नाम था बेगम जीनत महल। क्या नाम था? बेगम जीनत महल। जीनत महल कहती है कि नहीं, आपको ये काम करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए? इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, इस रिवोल्ट का लीडर बनना चाहिए। किसको? बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर बातों में आ जाता है, लीडर बन जाता है रिवोल्ट का। आगे हम देखते हैं कि रिवोल्ट क्या हो जाता है, पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाता। बहादुर शाह जफर छुपा हुआ था कहाँ पे? टॉम्ब ऑफ हुमायूं, हुमायूं के मकबरे पे छुपा हुआ था। ठीक है, इसको यहाँ से अरेस्ट किया जाता है, हडसन यहाँ पे अरेस्ट करेगा। वहीं पे इसके सामने इसके बेटों को तो गोली मार दी जाती है। बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया जाता है? बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया जाता है, और रंगून में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। इसको भारत में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हो पाती है। इस तरीके से 1862 में, 1857 में भेज दिया जाता है, उसके बाद 1862 में इसकी डेथ हो जाती है। तो बहादुर शाह सेकंड जो था वो लास्ट मुगल एम्परर था, और इस तरीके से जो मुगल जो डायनेस्टी वो क्या होती है? समाप्त हो जाती है। वो क्या होती है? समाप्त हो जाती है। तो देखा, अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है तो मुगल डायनेस्टीज का नाम बहुत बड़ा है। 1526 से 1707 तक एक से एक बढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। धीमे धीमे 1707 के बाद 1857 तक आते आते इतनी बुरी हालत हो गई कि भारत में जो दफनाया जाता है वो जमीन भी भारत में नहीं मिल रही है। तो ये कहानी थी किसकी? मुगल्स की। नेक्स्ट जो हम कहानी देखेंगे वो बात करेंगे मराठाओं की, कि मराठाओं के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी क्या क्या कर रही है और मराठाओं के साथ क्या क्या हो रहा है। और सब्सिक्वेंटली हम धीमे धीमे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम एंटर कर रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से चल रही कहानियां। कैसी लग रही क्लासेस कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके लाइक्स और नंबर्स जो हैं, व्यूज़ के नंबर्स हैं, लाइक्स के नंबर हैं, सब्सक्रिप्शन के नंबर हैं, वो मुझे क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सब कोशिश करो एक एक बार अपने जितने भी टेलीग्राम ग्रुप्स में आप ऐड हो उस ग्रुप्स में क्लास का लिंक भेजा करो, रिकमेंड किया करो, और अपने स्टेटस पे आप लगाया करो। जितने भी सोशल मीडिया पे आप जुड़े हो सबको बताइए जाए कि इस तरह से भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी जा सकती है। आप मुझे बताना कि कैसी लग रही है मॉडर्न हिस्ट्री, कैसी लग रही है। एक ज्योग्राफी का टीचर जो इंजीनियर था, जब वो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाता है तो किस तरीके से पढ़ाता है। ठीक है, मुझे बताना ये सब चीजें। और रिवर्स वाली क्लास भी चली रही है अपनी, एनसीईआरटी क्लासेस भी चल रही हैं अपनी। इसके अलावा
ओल्ड एनसीईआरटी वाली क्लास है, वो क्लास 6 वाली ओल्ड एनसीईआरटी चल रही है, तो सारी जो प्लेलिस्ट है आपको प्लेलिस्ट वाला जो स्लॉट होता है इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। कुछ लोग कह रहे थे लाइव, लाइव भी यार जल्दी आएंगे। लाइव के लिए क्या होता है, इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा चाहिए, तो अभी उस पर काम कर रहे हैं। जैसे ही वो हो जाएगा लाइव क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और रिवीजन करते रहना है। ये ऐसी चीजें अगर रिवीजन नहीं किया तो भूल जाओगे, तो रिवाइज करते रहना। और जब भी क्लास शुरू होने वाली हो उससे 5 मिनट 10 मिनट पहले आप बैठा करो और पेज क्या कर लिया करो, पलट लिया करो। हालांकि मेरी कोशिश रहती है कि टॉपिक जब भी चल रहा है तो टॉपिक मैं शुरू से शुरू करता हूँ। जैसे हम यूरोपियन कंपनीज, तो यूरोपियन कंपनीज का हमने करीब 3 बार रिवीजन किया। इसी तरीके से जब हम मराठा तक पहुंचेंगे तो जो उत्तरकालीन मुगल है इनका रिवीजन मैं करवा दूंगा, लेकिन मैं क्लास में 1 या 2 बार रिवीजन करवा सकता हूं। आप जब भी पढ़ने शुरू करें तो पेज नंबर 1 से आप उसको पढ़ना शुरू करें। आप पाओगे कि आप जब पेज नंबर 10 तक पहुंचोगे तो पेज नंबर जो फर्स्ट है, पहला पेज जो है वो आपने 10 बार क्या कर लिया है, रिवाइज कर लिया है। और इस तरीके से क्या होती है, जो चीजें आप कहते हो कि ये रटे नहीं पड़ेंगी, फैक्चुअल चीजें हैं, वो सब आपके दिमाग में क्या हो जाती है, कैप्चर हो जाती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।